गवर्नमेंट ने पिछले 10 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर को फंडामेंटल ड्राइवर ऑफ ग्रोथ माना। प्रति व्यक्ति आय जो हमारी थी 48,000 रुपए थी 2016-17 में लगभग, आज वो 1,24,000। लंबे समय से सरकारें बदलती चली गई, लेकिन इस एरिया के अंदर विकास नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या बदल रहा है और कैसे बदल रहा है? आप जानेंगे कि यूपी में लगभग 96-97 लाख एमएसएमईज है। 30 करोड़ तो स्टेट की पॉपुलेशन है और 140-50 करोड़ की कंजम्पशन इकोनॉमी इंडिया की है। बट इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया का यूथ का सिनारियो अभी भी इतना रोबस्ट है कि हम लोग उससे ज्यादा इफेक्टेड नहीं। अयोध्या को उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से डेवलप कर रही है एक सोलर सिटी के रूप में। बहुत स्वागत है मयूर माहेश्वरी जी आपका। थैंक यू। संवाद के इस मंच पे, लेकिन संवाद के इस मंच पे जो लोग आपसे सुनना चाहते हैं वो ये विषय है जो हमारे संवाद का है, स्वर्णिम शताब्दी की ओर। क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आमतौर पर उत्तर प्रदेश को लेकर जो चर्चा होती है सोशल मीडिया पर भी, जो भदेसपन के साथ बात होती, चूंकि आप उत्तर प्रदेश से आते भी हैं, तो उत्तर प्रदेश का कुछ नहीं हो सकता, इस धारणा को तोड़ने के लिए अब ये जो डबल इंजन सरकार और डबल इंजन एक्सपीरियंस आपका, वो क्या करने जा रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद अमर उजाला परिवार को इस मंच के माध्यम से। देखिए, आप देखें, उत्तर प्रदेश से मैं आता हूं, मेरी पढ़ाई भी यहाँ हुई। जब हम लोग छोटे थे तो सोचते थे कि डेवलप्ड स्टेट्स से कंपैरिजन करते थे कि महाराष्ट्र में, बॉम्बे में, सिटी स्टेट्स कैपिटल्स में क्या क्या अच्छी चीजें हो रही हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ाई करी, इंजीनियरिंग करी, और उसके बाद जब राज्य में आए तब से उस जर्नी को मैं आज देखता हूं। तो आप एक्सपीरियंस करिए कि लीडरशिप का विजन क्या ट्रांसफॉर्मेशन देता है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। पिछले 7 साल से उत्तर प्रदेश में इस सरकार में और एक डेकेड पे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो फोकस हुआ है, किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए एक इनपुट चलता है और उसके बाद उसके आउटकम्स आते हैं। आप देखिए, हम लोग गवर्नमेंट ने पिछले 10 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर को फंडामेंटल ड्राइवर ऑफ ग्रोथ माना। चाहे रोड्स हो, हाईवेज हो, कनेक्टिविटी हो। 21 एयरपोर्ट्स वाला राज्य उत्तर प्रदेश, 75 जिले हैं। आप समझिए, हर 3 से 4 जिलों के बीच में एक एयरपोर्ट। इमेजिन करिए, ये डेवलप्ड स्टेट्स में, क्या डेवलप्ड कंट्रीज में इतनी प्रेजेंस नहीं है। 56% देश के एक्सप्रेसवेज आज यूपी में है। सबसे ज्यादा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो नेटवर्क है वो उत्तर प्रदेश से पास होता है। इन सब पे जितना फोकस हुआ उसका रिजल्ट क्या निकला आपको ये बताता हूँ जी। प्रति व्यक्ति आय जो हमारी थी 48,000 रुपए थी 2016-17 में लगभग, आज वो 1,24,000। जबकि हमारी पॉपुलेशन का बेस लगभग 25 करोड़ है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन बेस को प्रति व्यक्ति आय में 2.5 टाइम्स का इजाफा करना 7-8 साल में, ये एक आउटकम है। ये हम सब के लिए, आप सब के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। लेकिन इनफैक्ट सर, ये जो बात आप कह रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि अगर उत्तर प्रदेश के बारे में अक्सर कहा जाता है कि अगर वो धरती के नक्शे पर अलग देश होता तो आबादी के लिहाज से तो वो पाकिस्तान से बड़ा मुल्क ऑलरेडी है। अगर हम हाइपोथेटिकली सोचें, आकार के लिहाज से भी वो दुनिया के 100 बड़े मुल्कों के अंदर शामिल होता। तो ये हम आकार, पॉपुलेशन, इन सब के लिहाज से देखें, उत्तर प्रदेश के पास बहुत बड़ा बेस है। लेकिन जमीन इतनी सूखी थी कि उसमें जो कुछ बूंदों की आप चर्चा कर रहे हैं वो तो अभी फिलहाल पता नहीं चल रही हैं। जो आप बदलने जा रहे हैं, खासतौर पर अगर हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें, क्योंकि आप उस विभाग को भी देखते हैं और वो सीधे सीधे लोगों के रोजगार से जुड़ा हुआ है, यानी लोगों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, उसमें क्या बदला है और क्या बदलने जा रहा है? देखिए, बदलाव का मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ कि जब यूपी को जाना जाता था मुख्यतः 2-3 शहरों से इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, नोएडा एनसीआर के में चूंकि पड़ता है तो वो कॉम्पीट करता था गुड़गांव से, और जो कैपिटल्स हैं स्टेट कैपिटल साउथ की हैदराबाद और बैंगलोर से। जी। नोएडा स्टिल हैज दैट शीन एंड शाइन क्योंकि वो यूपी में है, गेटवे है और प्रॉक्सिमिटी है एनसीआर में। लेकिन असली डेवलपमेंट जो हुआ है वो छोटे टाउन्स में हुआ है। मैं आपको उसका उदाहरण देता हूँ। जहां हम लखनऊ में बैठे हैं, यहाँ से 45 मिनट्स की दूरी पे संडीला है। उस सिटी में आज, उस टाउन में आज मेरे पास इतने मल्टीनेशनल्स हैं। आईटीसी वहां पे है, वेबले स्कॉट है वहां पे, पेप्सिको वहां पे है,
वरुण बेवरेजेस वहां पे है, हल्दीराम वहां पे आ गया, बालाजी वेफर्स वहां पर है। ये सारे एक छोटे से तहसील टाउन की ग्रोथ देखिए आप। इसी तरीके से अगर हम कंपेयर करें, मथुरा के पास कुट्टी चले जाइए, ये यूनिट्स हमने पिछले 3-3.5 साल में अलॉट करी और आज ये प्रोडक्शन में है। एयर लीकेज, जब हम लोग कोविड के समय परेशान थे, तो एक फ्रांस की कंपनी है एयर लीकेज, उन्होंने वहां प्लॉट लिया, लैंड ली, क्योंकि ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग की क्राइसिस थी उस समय, और आज वो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लांट है एशिया में। इट इज रनिंग। जो अटल टनल बनी है जो, उसमें जो केमिकल्स लगते हैं वो इटालियन कंपनी बाहर से आते थे, तो उस इटली की कंपनी को हमने लैंड दी कोसी में, और आज वो अटल टनल में, आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद ऑल ऑफ यू कि वो हमारे प्रदेश में बनती है, उसका केमिकल यहाँ बनता है, और वो एफडीआई यहाँ एंकर है। तो ये जो बोलते हैं अंग्रेजी में, प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग, तो ये सामने यूनिट्स रनिंग है। इसी तरीके से बुंदेलखंड में आप सोचिए कि ऐसी जगह है, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जहाँ पे लोग जाना नहीं चाहते। मैं नहीं वाला था, आप उससे पहले आपने वो विषय छेड़ दिया, लेकिन ये प्रॉब्लम एरियाज हैं जो उत्तर प्रदेश के विकास के अंदर लंबे समय से सरकारें बदलती चली गई, लेकिन इस एरिया के अंदर विकास नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या बदल रहा है और कैसे बदल रहा है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस है कि हमें रीजनल डिस्पैरिटीज दूर करनी है, और जो हमारे एरियाज अभी तक विकास की दृष्टि से पीछे थे, उनको मेन स्ट्रीम में लाना है। तो पहले जो मैंने बताया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का एक पूरा फाउंडेशन लेके आ गया। उसके बाद अब बीडा क्षेत्र में आप देखेंगे कि नोएडा जैसी बहुत बड़ी टाउनशिप आकार ले रही है, मूर्त रूप ले रही है। ललितपुर में हम बल्क ड्रग और फार्मा पार्क बना रहे हैं, क्योंकि इंडिया में लगभग 65% डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर। छोटी सी दवा है पैरासिटामोल, सब लोग जानते हैं, लेकिन वो उसका भी जो एपीआई है, की मटेरियल है, वो भी इंपोर्टेड है, बाहर से आता है। तो उस डिपेंडेंस को हम लोग दूर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं इंडिपेंडेंट बने, और इसीलिए वो ललितपुर में एक फार्मा पार्क की स्थापना रख दी गई है, और जल्दी उस पर काम चल रहा है, और शीघ्र ही आप देखेंगे कि उसमें बड़े बड़े एंकर यूनिट्स चालू हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर बात की जाए मयूर जी, तो आपके पास एक यूनिक एक्सपीरियंस ये है कि पढ़ाई से आप टेक्सटाइल इंजीनियर हैं, और उत्तर प्रदेश के लिए अगर मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से देखा जाए तो टेक्सटाइल उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश का बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है। और टेक्सटाइल मिल्स की हालत क्या है ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, खासतौर पर ऐसे में जबकि टैरिफ वॉर दुनिया के अंदर चल रही है। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए और खासतौर पर टेक्सटाइल की यूनिट्स के लिए क्या कुछ बदलाव यूपी सीधा करने जा रहा है? देखिए, टेक्सटाइल आपने बिल्कुल ठीक कहा, सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, और उत्तर प्रदेश में हुनर की कोई कमी नहीं है। हम लोग लगभग 1500 से 2000 एकड़ में लखनऊ और हरदोई के बॉर्डर पे पीएम मित्र पार्क ला रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुरोध पे यूपी को एक पीएम मित्र पार्क दिया। वह एक ऐसा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा जिसमें कि हर तरीके की यूनिट्स को एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम के तहत आप पाएंगे। गारमेंटिंग एक ऐसा सेक्टर है, क्योंकि आजकल यूथ में, यंगस्टर्स में फैड है कि यूज एंड थ्रो फैशन बहुत आ रहा है, गारमेंट्स की नीड बहुत बढ़ती जा रही है। फुटवियर में भी अब गारमेंट्स लगने लग गए हैं, टेक्निकल टेक्सटाइल्स में भी अब यूज हो रहा है टेक्सटाइल्स का। तो इस तरीके से इस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और एक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम जुड़ेगा। आप जानेंगे कि यूपी में लगभग 96-97 लाख एमएसएमईज हैं, और उन एमएसएमईज के लिए जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स यहाँ बैठे होंगे, सबसे बड़ी इशू होता है कैपिटल जनरेट करना और लोगों तक पहुंचना, कैपिटल मार्केट से पैसा लेना। बड़ी कंपनीज तो आईपीओ लिस्ट करती हैं और अपना पैसा ले लेती हैं, लेकिन छोटा स्टार्टअप वाला है, उद्यमी है, वो कैसे रीच करे? तो अभी यूपी सरकार ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक एमओयू किया है, जिससे कि उनकी क्रेडिट नीड्स आईपीओ लिस्टिंग के माध्यम से, एमर्ज प्लेटफॉर्म है उनका एक, उस पे एवरी यंग एंटरप्रेन्योर कैन स्ट्रेट अवे मार्केट से सीधे वो जुड़ सकता है
और पैसा रेस कर सकता है और अपना बिजनेस मल्टीप्लाई कर सकता है। यानी पूरा इकोसिस्टम जो है वो आप तैयार कर रहे हैं। लेकिन मयूर जी, असली जो मुद्दा था वो तो ये था कि उत्तर प्रदेश के अंदर न केवल डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए जो चीजें बन रही हैं पूरे देश भर के लिए उनका प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में हो, लेकिन एक्सपोर्ट बढ़े। भाई देश के अंदर विदेशी मुद्रा की जरूरत है। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो टैरिफ वॉर में अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट किए हैं, इससे एक्सपोर्टर तो खासतौर पर परेशान है। आपके पास एक्सपोर्टर्स की कुछ चिंताएं, शिकायतें पहुंचती हैं, क्या है अब कैसे, हाउ आर वी गोइंग टू स्टैंड दिस टैरिफ वॉर? देखिए, इंडिया आज से नहीं, इतना पुराना देश है, कई सारे वॉर्स हुए। ये एक छोटा ट्रांजिटरी मोमेंट है। ये जरूर है कि इट हैज शेकन द एंटायर वर्ल्ड, बट आप देखिए कि 25 करोड़ तो स्टेट की पॉपुलेशन है और 140-50 करोड़ की कंजम्पशन इकोनॉमी इंडिया की है। और हम लोगों को इसमें इस क्राइसिस में भी एक अपॉर्चुनिटी दिखती है और देखनी भी चाहिए। आप सोचिए, कोविड के टाइम जब सब कुछ बंद था तो कितने नए सेक्टर्स इंडियन यूनिकॉर्न्स एस्टैब्लिश हुए, चाहे वो एडटेक में हो, चाहे फिनटेक में हो। आप देखिए, हर यूपीआई घर घर तक पहुंचा, कब पहुंचा? जब कोविड था। और वो इंडिया की सक्सेस स्टोरी है टू द वर्ल्ड। वर्ल्ड इज सरप्राइज्ड कि यूपीआई घर घर तक मोबाइल फोन के माध्यम से इस कंट्री में, जिसमें कि डिजिटल डिवाइड इतना माना जाता था, कैसे होगा। मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को, भारत के लोगों को बहुत साधुवाद देना चाहूंगा कि हमने उस आपदा में भी ये अवसर ढूंढा और वी हैव मेड आवर मार्क इन हिस्ट्री नाउ। तो ये क्राइसिस भी हम लोग ओवरकम करेंगे। मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूं, इसमें भी हम लोग अवसर जरूर ढूंढेंगे। चलिए, आप अवसर निकालने की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये भारत का रेजिलियंस है कि हम सदियों में हमने कई दौर देखे हैं, कई उतार चढ़ाव देखे हैं। अब मैं आता हूं उस डबल इंजन एक्सपीरियंस की चर्चा के ऊपर, क्योंकि आपके साथ बड़ा यूनिक है। आपने पीएमओ में प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी करीब से काम किया, उत्तर प्रदेश में आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ काम कर रहे हैं। पर्सनली हु इज द टफ टास्क मास्टर? कौन डिफिकल्ट बॉस है, खासतौर पर जब टारगेट्स की बात आए? देखिए, पहले सोचा था कि यहाँ पे आके थोड़ा आसान होगा, बट यहाँ और भी मैं लकी हूँ और फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला और बहुत क्लोजली काम करने का मौका मिला। और भारत की इस जर्नी में ऐसे समय में हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। 66 करोड़ लोग महाकुंभ में, आप सोचिए क्या स्पेक्टेकल है ये। कहना आसान है, ये हुआ वो हुआ, लेकिन उसको अरेंज करना, इतना लोगों को पूरी श्रद्धा के साथ उनको मैनेजमेंट करना, ये उत्तर प्रदेश, नए उत्तर प्रदेश की प्रावेस है। इसी प्रकार आप देखिए नेशनल लेवल पे भी हम देखें कि इतने वॉर्स चल रहे हैं इस समय, बट इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया का यूथ का सिनारियो अभी भी इतना रोबस्ट है कि हम लोग उससे ज्यादा इफेक्टेड नहीं है। रादर, जैसा मैंने आपको बताया, हमारे लोग नए 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 यूथ निकल रहे हैं। रोज नया इकोसिस्टम के साथ एक नया यूनिकॉर्न बनता है, एक नए टेक्नोलॉजी पे स्टार्ट करते हैं, एक कोई नया सेगमेंट एक्सप्लोर होता है। 2 मिनट में डिलीवरीज। सबसे फास्टेस्ट हमारे यहाँ RRTS करके, जो आपने रैपिड रेल सिस्टम भी सुना होगा, वो भी यूपी में अब आ गया है। तो कनेक्टिविटी से लेके, टेक्नोलॉजी से लेके, डिजिटाइजेशन से लेके, आई थिंक वी आर सर्जिंग अहेड। तो हमें इस अपॉर्चुनिटी का लाभ लेना चाहिए। अवसर का लाभ तो लेना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि पीछे जो तस्वीरें चल रही हैं, इसके संदर्भ में भी, चूंकि आपने भी महाकुंभ का जिक्र किया, कुछ देर पहले माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे थे, उन्होंने भी जिक्र किया, सभी लोग, उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा गर्व का क्षण था। लेकिन अगर हम महाकुंभ की बात करें, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो एक परसेप्शन बदला हुआ नजर आ रहा है कि धर्म के जो क्षेत्र हैं, हमारे जो सांस्कृतिक चिन्ह के क्षेत्र हैं, उन्हें भी हम रोजगार सृजन के अवसर के तौर पर या उन स्थानों की तरह विकसित कर सकते हैं। फ्रॉम दी यूपी सीडास पर्सपेक्टिव, एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ के तौर पर, आप उत्तर प्रदेश की संस्कार धानियों को या जो धार्मिक क्षेत्र हैं उनको मार्केट कैसे कर रहे हैं एज एन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एवेन्यूज? बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा। देखिए, जो हमारा औद्योगिक परिदृश्य है, यूपी ऐसी जगह है जहां पे कि रिलीजियस टूरिज्म, रिलीजियस फुटफॉल बहुत ज्यादा है।
देश के दुनिया के लोग यहाँ आते हैं और प्रभावित होके। राम और कृष्ण की भूमि है ये। जी बिल्कुल, इससे बड़ा तो सौभाग्य हो नहीं सकता। तो लोग आते हैं और निश्चित रूप से प्रभावित होके जा रहे हैं। आप सोचिए कि ये दोनों में मैरिज कैसे, हार्मनी कैसे एस्टेब्लिश हो रही है। मैंने अभी आपको मथुरा का नाम लिया। जी। मथुरा ब्रज की भूमि है जहां पे सबसे ज्यादा एनसीआर क्षेत्र में फुटफॉल होता है, और वहीं पे मैंने आपको बताया कि इतनी सारी इंडस्ट्रीज, कोसी मथुरा जिले में ही पड़ता है, इतने सारे औद्योगिकीकरण के रास्ते सब वहीं हो रहे हैं। अयोध्या को उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से डेवलप कर रही है एक सोलर सिटी के रूप में, इट विल बी एन एग्जाम्पल फॉर द वर्ल्ड कि कैसी एक जनपद सोलर के रूप में पूरा ग्रीन इकोसिस्टम प्रोवाइड कर सकता है। इसे थोड़ा आप विस्तार से समझाइए। अयोध्या चूंकि सूर्यवंश की राजधानी थी इसीलिए। अयोध्या, इसलिए अगर आप इसे सोलर सिटी बना रहे हैं तो ये सोलर सिटी कैसी बनेगी? देखिए, हम चाहते हैं कि वहां पे, क्योंकि धार्मिक नगरी भी है, सूर्यवंश के रूप में भी इसको लोग देखते हैं, तो सोलर एनर्जी को हम वहीं पे हार्मोनाइज करेंगे, चैनलाइज करेंगे, और जितनी भी यूटिलिटीज वहां पे चलती हैं, चाहे वो हाउस होल्ड की हो, चाहे इंडस्ट्रियल की हो, चाहे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हो, उन सबको कनेक्ट करेंगे थ्रू सोलर पावर। तो ऐसा मुकाम देना और ऐसा विजन रखना, ये सारे वो चैलेंजेस हैं जो कि अभी तक सोचे नहीं गए थे, इस तरीके से हो सकते हैं। उसी प्रकार आप वाराणसी देखिए। जी। वाराणसी में रिलीजियस टूरिज्म, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तो एक अलग चल ही रहा है, वहां नए आयाम देखिए कितने एस्टेब्लिश हुए हैं। टूरिज्म भी काफी है वाराणसी में। वाराणसी से हल्दिया तक पहला इंटरनेशनल वाटरवे है, इंडियन वाटरवे, वो शुरुआत हो गया। उसके साथ मल्टी मॉडल रेल कनेक्टिविटी, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब्स वहां पे बन रहे हैं। तो इंडस्ट्री और रिलीजियस टूरिज्म, क्योंकि हिंदुस्तानी आदमी आध्यात्मिक भी है, वो जो भी बिजनेस करना शुरू करता है वो सोचता है कि हम इसको रिलीजन से जोड़ें, धर्म से जोड़ें, अपनी आस्था से जोड़ें। तो इन दोनों की हार्मनी होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए हम लोग प्रयासरत भी हैं। लेकिन सर काफी समय से उत्तर प्रदेश के अंदर, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर का आपने जिक्र किया, एक मसला रहा, और लॉ एंड ऑर्डर सीधा सीधा जुड़ा होता है रोजगार से, एम्प्लॉयमेंट से, इन्वेस्टमेंट से, यहाँ तक कि जो महिला वर्कफोर्स है उससे भी जुड़ा होता है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधारने को लेकर जो चीजें हो रही हैं वो तो अपने आप में ठीक है, सरकार की तरफ से बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं, लेकिन महिलाएं अभी भी वर्कफोर्स में उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं जितना उनका पोटेंशियल है, जितना वो कर सकती हैं। और ये एक बड़ी वजह है सुरक्षा का मुद्दा, जिसके कारण उत्तर प्रदेश से लोग पलायन करते हैं। तो इसको रोकने के लिए क्या कोई दवाई? तकनीक इसकी सबसे बड़ी दवाई है। अच्छा। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए, मैं बताऊं, हम लोग जब यूपी सीडा में मैंने ज्वाइन किया तो एक बार बार ये बात आती थी कि महिलाओं में शाम के बाद असुरक्षा की भावना है। तो देखा गया कि कारण क्या है, तो कारण ये निकल के आया कि हमारे यहाँ लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी तो बहुत पुरानी थी। छोटी सी मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, तो हमने लगभग 45,000 स्ट्रीट लाइट्स एलईडी में कन्वर्ट करी, और उनकी मॉनिटरिंग के लिए हर पोल पे हमने एक क्यूआर कोड लगा दिया। क्यूआर कोड? क्विक रेस्पॉन्स कोड होता है। हाँ। पोल पे हमने क्यूआर कोड लगा दिया, तो जो भी व्यक्ति जाए उस पोल पे स्कैन करे, 15 पैसे का एक कोड आता है, हमने कहा कि इसको इनबिल्ट कर दीजिए। स्कैन करे, अगर वो पोल पे लाइट नहीं जल रही है, वो हमारे पास स्कैन करके भेजता है। हमारी टीम उसे, कंट्रोल रूम हमने कानपुर में एस्टेब्लिश किया हुआ है, उसे एड्रेस करती है, विद इन 24 आवर्स, इवन लेस, वो फंक्शनल होता है। इसका आप देखिए आउटकम क्या रहा। बुंदेलखंड में हमीरपुर, हाँ, हमीरपुर जिला है बुंदेलखंड में, तो वहां पे हिंदुस्तान यूनिलीवर की एक फैक्ट्री है। बहुत बड़ा एमएनसी है। उनको जरूरत थी कि महिलाओं की वर्कफोर्स, वो चाहते थे कि डबल शिफ्ट में काम करें, क्योंकि वो दक्ष ज्यादा हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी उनके कार्यों में जरूरत से, दैट वाज मोर यूजफुल फॉर देम। तो उन्होंने अपने यहाँ बताया कि अब हम रात में भी महिलाएं हमारे यहाँ डबल शिफ्ट में काम कर रही हैं। उसके लिए हमने एक और प्रयोग किया कि उनकी महिलाओं की बेसिक नीड्स होती हैं फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, तो हमने अपनी एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर उनको दिया।
CSR के माध्यम से उन्होंने वो फैसिलिटी सेंटर बनाया, जमीन हमने उपलब्ध कराई, लाइटिंग और बेसिक इंफ्रा, और वहां पे एक क्रैश है, एक डे केयर सेंटर है, वॉशिंग एरिया है और फीडिंग रूम है। तो आप देखिए, अगर सरकार इस तरीके से सोचेगी तो निश्चित ही पर ये विमेन सारी जो चीजें वर्कफोर्स आपने की बढ़ेगी। मयूर जी, क्या इससे महिला वर्कफोर्स या महिला वर्कफोर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा? 100%। हम्म। मैं यही बता रहा हूं आपको हम्म। कि पहले एक शिफ्ट में महिलाएं नहीं आती थी, अब 2 शिफ्ट में आ रही हैं। 300 से ज्यादा महिलाएं वहां काम कर रही हैं। एक यूनिट का एग्जांपल दे रहा हूं मैं। इसी प्रकार आप देखिए कि अब नए यंगस्टर्स जितने हैं, सब में ज्यादातर नई लड़कियां काम में हैं, जॉब में हैं। बिल्कुल। तो ये एक इंडिकेशन है कि यूपी में अब वो माहौल बिल्कुल चेंज हो चुका है। एक चीज पे अब मैं और आपसे चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश घनी आबादी वाला राज्य जरूर है, लेकिन लैंड उसके पास भी उतनी नहीं है, और इनफैक्ट लैंड इज अ स्कैर्स कमोडिटी। जमीनों का प्रबंधन कैसे किया जाए, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए लैंड एक्विजिशन ऐसी परियोजना रही है जिसके लिए कई राज्यों को बड़े बड़े प्लांट खोने पड़े हैं, क्योंकि वो लैंड एक्वायर नहीं कर पाए, और इनफैक्ट लैंड एक्विजिशन पूरा न हो पाने या देर के कारण हमारे बुलेट ट्रेन का सपना अभी जरा स्लो चल रहा है। देखिए, पहली रिक्वायरमेंट है लैंड। यूपी के अच्छी लैंड होना प्रदेश में एक मतलब एक सौभाग्य की बात भी है, लेकिन उसका एक कॉन्स्ट्रेंट भी रहता है कि किसान उससे इतने जुड़े रहते हैं कि वो उपजाऊ भूमि को नॉन प्रोडक्टिव, नॉन एग्रीकल्चर यूज में देने के लिए जल्दी से राजी नहीं होते। तो हमने क्या किया कि हमने ये प्रयास किया कि जो लैंड अनलॉक कर सकते हैं, यूपी में देखिए हमारा यूपी सीडा 1965-61 से काम कर रहा है, लगभग 60 साल हो गए। तो हमने ये प्रयास किया कि पहले कि हम उनका FAR और ग्राउंड कवरेज बढ़ाएं, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन दें। जो लोग 100 एकड़ में से 100 मीटर में से मान लीजिए 40% यूज कर पाते थे, तो उनको हमने कहा कि आप अपना ग्राउंड कवरेज बढ़ा सकते हैं, और वर्टिकल डेंसिफिकेशन अलाउ किया, यानी FAR से आप ऊपर कंस्ट्रक्ट करिए। दूसरा, जो लोगों के पास अनयूटिलाइज्ड पोर्शन है लैंड का, उसको हमने सब डिवीजन के माध्यम से ये अलाउ किया कि जो आप लैंड यूज नहीं कर रहे हैं वो हमें बाईबैक के रूप में दे दें, हम लोग उसे यूज करेंगे, या फिर आप उसको स्प्लिट करके नए औद्योगिकीकरण के लिए नए लोगों को दे दें। तीसरा, हमने ये भी अलाउ किया कि कुछ जगह लोग चाहते हैं कि पूरा उनका वेंडर इकोसिस्टम साथ में रहे, तो हमने रेंटिंग की परमिशन अलाउ करी कि मैं एक मेन एंकर यूनिट है मेरी और मेरे 5 वेंडर्स हैं, तो मैं अपनी ही यूनिट में उनको किराए पे जमीन दे सकता हूँ। तो ये 3-4 चीजें हमने विद इन पॉलिसी चेंजेस की, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये GIF के दौरान भी अपेक्षा की थी कि लैंड बैंक और बढ़ाया जाए। तो मैं इस मंच से धन्यवाद भी देना चाहूंगा उनको कि उन्होंने हमें 9 बंद पड़ी कताई मिले जो यूज नहीं हो पा रही थी, सिक यूनिट्स जिन्हें कहा सिक जाता है। यूनिट्स, वो उन्होंने हमें औद्योगिकीकरण के लिए दी हैं। उनका प्रबंधन चल रहा है, और ये यूनिट्स अब नए रोजगार देंगी, नए लोगों को उद्योग लगाने का मौका मिलेगा, और वो जमीन का हम बेहतर प्रबंधन कर पाएंगे। खासतौर पर युवा उत्तर प्रदेश के अंदर एक मुद्दा रहा है जो बेरोजगारी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इनफैक्ट एजुकेशन, डॉक्टर हरिओम कुछ देर पहले यहाँ पर थे, उनसे भी हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर है, और रोजगार से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है वो एक ऐसा मुद्दा है जिसके कारण उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्या आती है, पलायन की भी समस्या आती है। वर्कफोर्स है लेकिन वो प्लग इन प्ले नहीं है। साथ ही प्लग इन प्ले की जो जरूरत आती है वो स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के लिए भी आती है। यानी एक जो ओवरऑल माहौल है कि कॉलेज से निकला लड़का अपने सपनों को भी साकार कर सके, रोजगार खुद भी कर सके और दूसरों को भी दे सके। तो ये होलिस्टिक अप्रोच के लिए क्या कोई कोई रोड मैप है, कोई प्लान है, या अभी हम केवल अपने पॉकेट्स में ही चीजें डेवलप कर रहे हैं? नहीं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि देखिए हम लोग जब ग्रो हुए थे तो बड़ा एक उस समय फेमस सॉन्ग था, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा जी। अब नाम करने के लिए एंटरप्रेन्योर बनना है। एंटरप्रेन्योर मान लीजिए बनना है, उसके लिए सबसे पहली जरूरत होती है लैंड की। उतनी कैपिटल आप लैंड में इन्वेस्ट करके ब्लॉक नहीं कर पाते। तो हमने ये सोचते हुए यूथ को, मैं एक बार सेमिनार में गया था तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ने डिमांड भी की, तो यूपी गवर्नमेंट इज कमिंग अप विथ फ्लैटेड फैक्ट्री कॉन्सेप्ट। उसमें हम लोगों ने
एक पूरा सेक्शन नोएडा में रेंटल प्रीमाइस प्लग एंड प्ले के माध्यम से अलॉट रिजर्व करा हुआ है स्टार्टअप्स के लिए। तो स्टार्टअप्स आए, अपना प्रोडक्ट में पैसा लगाएं और हमसे बहुत नॉमिनल रेंट पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करें। तो उनको लैंड खरीदने में, बिल्डिंग बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है। रेंटल लीजिंग मॉडल पे जमीन लें एंड इमीडिएटली दे कैन स्टार्ट देयर वर्क। तो ये एक नया प्रयोग है, इसके भी बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं और लोगों ने उसमें बहुत रुचि दिखाई है। तो ये स्टार्टअप्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए, जिन पे कैपिटल कम है, उनके लिए बहुत अच्छा माध्यम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर माहेश्वरी, आपका ये सारी चीजें हमारे साथ साझा करने के लिए, बताने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश और विदेश में भी जो लोग उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं वो भी ये सारी चीजें सुनकर, जानकर कहीं ना कहीं उत्साहित जरूर हुए होंगे इस चीज को लेकर कि अगर हम देश की स्वर्णिम इबारत लिखना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो वो बदलाव आखिर होगा कैसे जब तक नीतियों के अंदर ये बदलाव नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संवाद के मंच पर ये सारी चीजें साझा करने के लिए। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।